द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है, एक लाइन 3x माइनस वाई इक्वल 3 एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। ठीक है, तो एक वाई एक्सिस, तो ये रही हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। एंड एक लाइन हम मान लेते हैं ये कोई लाइन है। ठीक है, एंड इस लाइन की इक्वेशन क्या दी गई हमको, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब ये जो लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो हमको इस पॉइंट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, अच्छा भाई, तो देखिए ये जो लाइन दी गई है ये बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब अगर बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, किस फॉर्म में होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, 0, के फॉर्म में होंगे। पता है ना ये बात। अगर यहीं पर ये बोलता कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर एक्स एक्सिस पे बोलता तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, 0। क्लियर। चलिए, तो 0, y के फॉर्म में होगा, तो यहाँ से देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हम लोग हटा देते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये 0, y है ना, ये इस लाइन ऑफ इक्वेशन यानी इस इक्वेशन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब अगर लाई करेगा तो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, तो हम इसको सेटिस्फाई करा करके देख लेते हैं। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो हम इसको पुट करा के देखते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3 0 जा 0, तो यहाँ से जो y का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू माइनस का 3। क्लियर, तो यहाँ से जो y का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -3। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझको इसके कोऑर्डिनेट्स बता, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कोऑर्डिनेट्स थे किस फॉर्म में, कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 0, y के फॉर्म में, एंड 0, -3। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ बोथ 5:2 एंड 3:3 आर फैक्टर्स ऑफ n into 6:2 into 7:3, ओके, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हमको बतानी है। चलिए देखिए, अच्छा बोल क्या रहा है, 5:2 एंड 3:3 एंड 3:3, ये जो दोनों है ना, ये n इंटू 6:2 इंटू 7:3 इसके ही फैक्टर्स हैं। अच्छा भाई, तो हमको ये जो n दिख रहा है ना, इसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये बताना है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। अब देखिए, हम ये जो टर्म दिया गया ना, इस वाले टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए n इंटू 6:2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3:2, क्लियर, 7:3, ब्रैकेट को हम लोग कर देते हैं ओपन, तो n इंटू 2:2 एंड 3:2 इंटू 7:3, क्लियर। अच्छा भाई, तो अच्छा अच्छा ठीक ठीक, देखिए 5:2 एंड 3:3, यहाँ क्या था 3:3, और यहाँ पे हमको देखिए क्या मिल चुका है, 3:2 पहले से मौजूद है। इट मीन्स जो n की वैल्यू होगी, क्या उसमें ये पॉसिबल चांसेस हैं कि यहाँ पे 3 आ सकता है कि नहीं, 3:2, एक 3 यहाँ से बच रहा है, यहाँ 3:3 था, यहाँ 3:2 आ चुका है, तो 3:1 हो सकता है ना। ठीक है, एंड और n की वैल्यू देखिए 5:2 भी इसका फैक्टर है, तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं, देखिए क्या n की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है कि नहीं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं 5 यहाँ पे आ जाएगा 25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाता है हमारा 75। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई है, क्या n की वैल्यू 75 नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर ठीक है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अवर आंसर। क्लियर है, समझ में आया। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, इफ सम ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 50, LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 50। चलिए, LCM और HCF का जो सम दिया गया है वो कितना दिया गया है,
sum of two numbers is 50, clear, and their LCM is 20 more than their HCF, and their LCM लिख लिया 20 more than their HCF लिख लिया, बीच में लगा दिए हम इक्वल, क्लियर। अब ध्यान से समझिए, LCM इज 20 मोर देन देयर HCF, यानी उसका जो LCM है वो उसके HCF से 20 ज्यादा है, यानी LCM के बारे में बोल रहा है कि उसका जो LCM है वो उसके HCF से 20 ज्यादा है, तो हम लोग HCF में 20 प्लस कर देंगे, समझ में आई बात, ठीक है। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी, then the product of two numbers will be, हमको प्रोडक्ट निकालना। देखिए आपने ये पढ़ रखा है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B, होता है कि नहीं होता, ठीक है। और हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर किसी भी तरह से हमको HCF और LCM का वैल्यू पता चल जाए, HCF और LCM का वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग A इंटू बी निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग पहले प्रयास करेंगे इनका HCF का वैल्यू और LCM का वैल्यू निकालने का। देखिए यहाँ से LCM की वैल्यू कितनी है, HCF प्लस 20, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो जो LCM की वैल्यू है वो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखिए HCF प्लस 20 प्लस HCF इज इक्वल टू 50, HCF 2HCF, ये 20 हम इस साइड भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 माइनस 20, सो HCF इज इक्वल टू 50 माइनस 20 हमारा हो जाएगा 30, एंड ये जो 2 मल्टीप्लाई में था वो आ जाएगा हमारे इस साइड डिवाइड में, एंड यहाँ से जो हमारा HCF का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 15। HCF कितना आ गया हमारा 15 आ गया, क्लियर। अब जैसे ही HCF का वैल्यू निकला तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से LCM का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो LCM कैसे आएगा देखिए, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए LCM प्लस HCF का वैल्यू आया 15 इज इक्वल टू 50, तो LCM कितना आ जाएगा हमारा 50 माइनस 15, इट मीन्स जो हमारा LCM है वो आ गया है 50 माइनस 15 इट मीन्स 35। तो देखिए हमको HCF पता चल गया एंड LCM पता चल गया, अब हम लोग इस चीज को प्रोडक्ट निकालने के लिए इसमें पुट कर देंगे। तो HCF हमारा कितना आया 15 एंड LCM कितना है 35 इज इक्वल टू A इंटू बी, एंड 15 इंटू 35 कितना होता है 15 इंटू 35 करा लेते हैं, 15 5 जा 75 का 5 कैरी लगा 7, 15 3 जा 45, 45 एंड 7 52, इट मीन्स हमारा जो A इंटू वी का प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 525, एंड ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ में आया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, दो ट्रायंगल है सिमिलर है, पी क्यू 6 सेंटीमीटर ए बी 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 36 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज को फाइंड करना। ठीक, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है, हमने एक चीज पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखा है हमने, क्या समझ रखा है कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है या इक्वल होता है ना, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और होती है कि साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही होता है, बट उनके पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है वो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, क्लियर हुआ। देखिए जैसे यहाँ पे हम कहें, यहाँ पे ट्रायंगल कौन कौन से दिए हैं, तो ट्रायंगल दिए गए हैं ट्रायंगल पी क्यू आर, इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर, ठीक है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कौन कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो वो भी देख लीजिए। तो हम क्या कहेंगे, पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इक्वल टू आर पी अपॉन सी एन, ये तो पढ़ रखा हमने,
बट यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये भी इक्वल होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आई ना बात। चलिए अब देखिए क्या दिया गया है, पी क्यू की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू 6, ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड और कुछ, ठीक, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया है 36, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हमको निकालना। देखिए इसका और इसका यूज हो गया ना भाई, सब बराबर है तो ये भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, क्रॉस करा देते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर की वैल्यू, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो होगा कितना रहेगा, 6 × 36 डिवाइड बाई 8, तो 4 × 2 = 8 एंड 4 × 9 = 36, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, इट मीन्स 3 × 9 = 27 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया। चलिए, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial x square minus k plus 6 x plus 2 under bracket 2k minus 1, find the value of k so that alpha plus beta equal to half alpha into beta। ठीक है, कि हमारे को जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर ब्रैकेट के प्लस 6 एक्स प्लस 2 अंडर ब्रैकेट 2k माइनस का 1। क्लियर, ये हमारे को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, हमको k का वैल्यू फाइंड करना है इफ सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो बताइए अल्फा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता क्या, माइनस का v अपॉन ए। क्लियर, माइनस बी, बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना, के प्लस 6, सो के प्लस 6, अब वो भी माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन ए, ए का वैल्यू 1, इट मीन्स हमारा जो अल्फा प्लस बीटा आया है वो आया है के प्लस 6। क्लियर, चलिए अब देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए, तो हमारा सी कितना है 2, 2k माइनस का 1 एंड अपॉन में आएगा हमारा 1, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, 2 2 जा 4k माइनस का 2। क्लियर, एंड दिस इज अल्फा इंटू बीटा। उसने बोला है कि हमारे को k का वैल्यू फाइंड करो सो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। चलिए ये देखिए, सो हमारा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ अल्फा इंटू बीटा, यही तो ना। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको पुट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना देखिए, के प्लस 6 इज इक्वल टू 1/2 एंड इधर हमारा, चलो उसको वही वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है, 2, इधर कितना आया 2k माइनस का 1। क्लियर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2k माइनस के इज इक्वल टू 6 प्लस 1, इट मीन्स k इज इक्वल टू आ गया हमारा 7। तो जो k का वैल्यू है वो हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक, समझ में आया। चलिए ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अच्छा ठीक है, तो AP के 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। देखिए 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या मानते थे हम लोग, एक A, B और C, और अगर ये AP में होते थे तो उसने बोल रखा है AP में है तो क्या होता था रिलेशन, यानी कि 2B इज इक्वल टू
ए प्लस सी, ये तो होता था। ठीक है, अब हमारे को टर्म कौन कौन से दिए हैं, देखिए हमारे को जो 3 टर्म दिए हैं वो दिए हैं 2x, एंड सेकेंड हमारा x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2, ये तीनों टर्म तो है। तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ से, 2b, यानी ये a है, ये b है और ये c है। रिलेशन क्या होता है हमारा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। तो देखिए 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 2। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, 2x प्लस 2 टेन सा 20 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा हमारा 5x प्लस का 2। तो 2x को उधर भेजते हैं, तो ये देखिए 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 18, एंड इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 3 6 जा 6। सो आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. एक सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के 60, 84 और 108 पार्टिसिपेंट्स पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब सेम सब्जेक्ट के रूम, मतलब सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स एक रूम में रखने हैं, तो कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट्स हमको पड़ेगी। ठीक है, तो हमको क्या निकालना होगा बताइए, एलसीएम। भाई रूम हमें कम अमाउंट में तो चाहिए होगा, यानी उसका फैक्टर ही तो होगा, तो हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। ठीक है, तो पहले हम बता देंगे 60, 84 एंड 100 का। तो 60 का एचसीएफ निकाल लीजिए, एंड 84 का, एंड देन उसके बाद 108 का। तो इनके हम लोग एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 इट इज 15, 3 5 जा एंड 5 1 जा। क्लियर। इधर देखिए 2 2 जा 4, 8 सॉरी 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड ये 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा। क्लियर। इधर देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड इट इज 3 1 जा 3। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे। तो फैक्टर का मतलब होता क्या, लोएस्ट पावर लेनी है ना, तो देखो 2 की, चलो मैं लिख देता। अच्छा देखिए 60 के फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, एंड 84 के फैक्टर्स क्या है, 2 इज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, एंड 108 के फैक्टर्स क्या है हमारे, 2 इज टू पावर 2 इंटू 3 इज टू पावर 3। ठीक है, तो अब अगर हमको इनका एचसीएफ फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब है जो भी कॉमन आ रहा है, कॉमन है ना, तो पहले तो कॉमन लेना है, और कॉमन में क्या लेना है, उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो हमने देखा ये कॉमन है, एंड इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 2। ठीक, और क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 भी पावर 3 भी कॉमन है ना, लेकिन इसकी लोएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। क्लियर। तो इसका जो एचसीएफ आ गया है वो 12 आ गया। समझ में, 12 मतलब क्या निकल के आया कि इतने बच्चे एक रूम में होंगे। लेकिन उसने हमसे पूछा है रूम, नंबर्स ऑफ रूम, यानी कितने रूम चाहिए होंगे। तो देखिए अगर एक रूम में 12 बच्चे होंगे तो टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे 60 प्लस 84 प्लस 108 टोटल स्टूडेंट्स, और उसमें हम डिवाइड कर देंगे 12 का, क्योंकि एक रूम में 12 स्टूडेंट्स रहेंगे। तो इसका अगर प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 160 एंड 68, 168 प्लस 84 डिवाइड बाई 12। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, अच्छा बारह की 2 कैरी लगा 1, 15 का 5 कैरी लगा 1 एंड 1 1 2, 2 5 2 एंड 12, एंड 12 2 जा 24 एंड 12 1 जा 12। इट मीन्स 21 रूम की हमको रिक्वायरमेंट्स पड़ेगी। तो 21 इट्स ये। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो हमको एचसीएफ निकालना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। कैसे पता किया, हमारे को नंबर ऑफ रूम फाइंड करना था,
तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रूम्स जो है उससे छोटा ही है, स्मॉल है, और स्मॉल हमेशा उसके फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर उससे बड़ी वैल्यू निकालने को होती तो हम लोग निकालते एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा बड़ी वैल्यू आती है और फैक्टर हमेशा उससे छोटी वैल्यू आता है। तो इस तरह से आप थोड़ा लॉजिक लगा करके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AP, AQ, BC are tangent at the circle if AB equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसमें पुट कर देते हैं। ये रहा हमारा है AB इक्वल टू 5, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। एंड AC इक्वल टू 6, AC हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, ये भी सही है। एंड BC इक्वल टू 4, BC यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमको दी गई है 4 सेंटीमीटर पूरी वैल्यू। ठीक है, चलिए अब कहाँ गया। हाँ, एंड द लेंथ ऑफ AP, हमको क्या पता करना है? AP। अच्छा, तो हमको ये पूरी लेंथ पता करनी है, AP की लेंथ कितनी है। चलिए बताइए। तो आप लॉन्ग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट तरीका क्या बताया था। देखिए होता क्या है, अगर ऑप्शन वाले में आता है मल्टीपल चॉइस में तो आपको करना क्या होता है। देखिए ये जो दो टेंजेंट, एक पॉइंट ए से दो टेंजेंट दिख रही हैं, ठीक है, एंड ये एक लाइन, तो ये आपको जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो होता क्या है, बात समझिएगा। हम्म, ठीक है, तो ये जो एपी होती है, ठीक है, तो ये जो एपी की जो लेंथ होती है वो बराबर होती है हाफ, किसके हाफ के? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी जो भी ट्रायंगल बन रहा होता है उसके। क्लियर, समझ में आया? ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, हमेशा आंसर ऐसा ही आता है। अब देखिए AP इज इक्वल टू हाफ होगा इसका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो क्या होता है इसका पेरीमीटर? AB प्लस BC प्लस CA, ये तो होता है। ठीक, अब हमको देखो सभी की वैल्यूज हमको पता है, तो AP कितना आ जाना, AP इज इक्वल टू 1/2। AB कितना हमारा 5, BC हमारा 4 एंड CA हमारा 6, तो कितना हो जाएगा ये? AP इज इक्वल टू 1/2, 6 4 10 एंड 5 15, 15। तो AP का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो जो AP हो गया वो AP कितना हो गया? 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर वैसे वो AQ पूछ देता तो जितना AP होगा उतना ही AQ होगा, क्योंकि ये किसी सेम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए ना, तो वो इक्वल होती हैं, तो वहां से हम लोग AQ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए ओके। हमारा जो अगला क्वेश्चन वो है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इसके दो रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। इक्वेशन हमको दी गई है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, देन c इज इक्वल टू। अच्छा, इक्वल और रियल रूट्स कब होते हैं, जल्दी से बताइए। इक्वल एंड रियल रूट्स कब होते हैं? व्हेन जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, यानी कि d बराबर क्या होता है? 0। d का मतलब क्या? b² माइनस 4ac जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होता है। कब? जब टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। क्लियर, तो यहाँ से अगर हम देखें तो b² इज इक्वल टू 4ac एंड, अच्छा सी का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सी का वैल्यू निकालना है, तो 4a मल्टीप्लाई से हम इसको भेज देंगे इस साइड। देखिए b² अपॉन 4a इज इक्वल टू सी। तो हमारा जो सी का वैल्यू आ गया है वो b² अपॉन 4a। तो ऑप्शन में b² पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। चलिए फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ HCF ऑफ 55 एंड 99 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 55m माइनस 99, देन द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फिर से 55 और 99 का जो HCF है वो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, तो आपको m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग 55 एंड 99 का HCF निकाल लेते हैं। कितना आएगा?
11 5 जा 55 एंड 5 बन जा 5। क्लियर। तो हमारा जो 55 के फैक्टर्स आए हैं वो आया है 11 इंटू 5। ठीक, ऐसे ही इसका निकालेंगे तो 11 9 जा 99 एंड 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। सो जो हमारे 99 के फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 11 इंटू 3 टू पावर 2। क्लियर। तो जो HCF होता है वो क्या होता है, HCF क्या होता है, कॉमन देखते हैं और लोएस्ट पावर। तो कॉमन तो 11 है और उसकी लोएस्ट पावर, तो जो हमारा HCF आया वो आया 11। लेकिन उनके हिसाब से क्या है कि इसी 11 को उन्होंने किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, 55m माइनस 99 के फॉर्म में, तो ये इसके बराबर होगा। तो 99 को भेजते हैं इधर, तो 11 प्लस 99 इज इक्वल टू 55m एंड इधर हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 55m। तो जो m का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा उसके डिवाइड में, तो m का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1994, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1994। चलिए गिवन दैट एलसीएम ऑफ 9126 इज इक्वल टू 182, देन एचसीएफ तुमको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल, क्या होता है HCF इंटू एलसीएम इक्वल होता है हमारा A मल्टीप्लाइड बाई B के। 91 एंड 26 टू नंबर्स हैं, एक 91 है एक 26 है। इनका हमको एलसीएम दिया गया है 182 और HCF हमको फाइंड करना। बहुत ही सिंपल, तो HCF कितना आ जाएगा, तो देखिए 91 इंटू 26 डिवाइड बाई 182। ठीक है, तो इसको हम किससे कट कर देते हैं, 2 से कट कर देते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा एंड 2 9 जा 18, 2 1 जा एंड 13 1 जा 13, 13 7 जा 91 एंड ये कट जाएगा 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। इट मीन्स जो HCF है वो आ गया है हमारा 30। क्लियर। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। ठीक है, यानी कि टोटल जो अंडे दिए गए, टोटल अंडे कितने हमारे पास, टोटल अंडे हमारे पास 400। ठीक है, टोटल अंडे 400 है और जो प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है वो हमको कितनी दे दी गई है, 0.035। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, तो प्रोबेबिलिटी यही हमारे बैड एग की, किसकी, बैड एग, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ बैड एक्स इन द लॉट, तो हमको नंबर बताना है। ठीक है भाई, नंबर कैसे पता लगाते हैं बताइए। अच्छा ये निकला गया, अच्छा अच्छा छोड़िए छोड़िए सब कुछ छोड़िए, प्रोबेबिलिटी हमको दी गई है। अगर हमसे पूछ देता कि प्रोबेबिलिटी निकालो बैड एक्स की, तो प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, तो आप कहते हैं कि सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही तो होता है ना। ठीक है, तो टोटल ये सॉरी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं तो वो तो हमें पता नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बैड एक्स एंड नीचे क्या रहता है, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने हैं 400। और अच्छा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स की तो निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स। क्लियर। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स हमको पहले से दे रखा है कितना, 0.035। क्लियर। एंड नंबर ऑफ बैड एक्स हमको पता लगाना, नंबर ऑफ बैड एक्स अपॉन 400। अब ये 400 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0.035 इंटू 400 इक्वल टू नंबर ऑफ बैड एक्स। तो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए 4 5 जा 20 का 0 कैरी लगा 2, 4 3 जा 12 एंड 2
14 एंड 20। पॉइंट 3 डिजिट के बाद 1 2 3 यानी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इट मीन्स जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 14। कितना आ जाएगा? 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए फिर देखिए, इफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, सॉरी। ठीक, इफ अ रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इसके एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, उसके अंदर एक हेक्सागोन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हेक्सागोन। तो हेक्सागोन कहाँ है भाई? 1 2 1 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रहा हमारा हेक्सागोन। ठीक है, तो ये क्या रहा हमारा? ये हो गया हमारा हेक्सागोन। चलिए, अब कैसा हेक्सागोन है? ये है हमारा रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल होंगी। ठीक है, और सर्कल की रेडियस कितनी है? यानी जो सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस दी गई, सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है? आर। देन इट्स पेरीमीटर, देन इट्स यानी रेगुलर हेक्सागोन की पेरीमीटर। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताना देना चाहता हूँ कि रेगुलर हेक्सागोन है तो इसकी जो सारी साइडें होंगी ये इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, यार यहाँ से मैं इसको मिला दूं तो ये भी रेडियस ही है, ये भी आर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, ये आर, ये आर। अच्छा, अब मुझको ये बताइए कि रेगुलर हेक्सागोन के सभी एंगल जो होते हैं वो कितने के होते हैं? सभी एंगल का सम 360 होता है, इंटीरियर एंगल। क्लियर है? और कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स बनेंगे। तो अगर हम ये देखें कि 360 डिवाइड बाई 6 इट मीन्स 60, यानी ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री आया, नहीं आया? ठीक है, ये वाला अगर 60 डिग्री है एंड अच्छा ये दोनों साइडें इक्वल है, तो इनके सामने जो एंगल होंगे, इसके सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इक्वल होंगे कि नहीं? तो देखिए, ये 60 और ये x और ये x। तो अगर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 60 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू 300 एंड x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा, सो सॉरी 360 का होता है 180। 180 इट मीन्स 180 60 यानी 120 एंड x का वैल्यू आ गया 60। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये भी 60 ये भी 60। अब अगर ये सारे ही 60 डिग्री के हो गए भाई, ये भी 60 डिग्री आया और ये वाला भी 60 डिग्री आया। अब अगर सारे ही 60 के तो सारी साइडें भी इक्वल होंगी। तो अगर ये आ रहा है ये आ रहा है तो ये वाली जो साइड आई वो भी कितनी आई? आर। अब अगर ये आ रहा है तो ये भी कितनी होगी? आर। ये भी आर, ये वाली भी आर, ये वाली भी आर और ये वाली भी आर। क्लियर? तो हेक्सागोन की सारी साइडें आर हो गई। तो हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन क्या होगा? सारी साइडों का सम। तो सारी साइडों का सम मतलब आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 6 हो गए। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 आर। इट इज अ पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया ना? एक बार बैक करके देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ठीक है, रेडियस 100% इंक्रीज करी गई है, तो देन द वॉल्यूम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय। तो करस्पॉन्डिंग स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना इंक्रीज हो जाएगा? ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझ में आ जाएगा। समझिए, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज बाय 100%, कहने का मतलब है उसकी जो पहले रेडियस थी, उसकी जो रेडियस थी पहले,
ठीक। जो पहले रेडियस थी वो कितनी थी, r थी। अब उसकी रेडियस को उसने इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, कितना, कितना कर दिया, 100%। 100% का मतलब क्या हो गया, 2r हो गई। इस पे आप 1 मत लिखिएगा, पहले पहले क्या थी, r थी हमारी, अब 100% इंक्रीज कर दी यानी r प्लस r 2r हो गया। ठीक है, तो उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो देखिएगा वॉल्यूम, तो पहले वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, पहले वॉल्यूम यही तो होगा, ठीक है। बट आफ्टर इंक्रीमेंट यानी सेकेंड बार में जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, आर की जगह कितना हो गया, 2r, आर की जगह 2r हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 4/3 पाई 4r क्यूब, सॉरी 8, कितना हो जाएगा, 8r क्यूब। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस 8 को हम आगे लिख दे रहे हैं, 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर मैं कहूँ 8, और ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वी आई की। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आया, इस चीज को देखिए, क्या समझ में आया कि जो अगला वॉल्यूम आया आफ्टर इंक्रीमेंट वो पहले वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, एक आंसर तो यहाँ से पता चल गया, बस हमको परसेंटेज में निकालना है, किसमें निकालना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए वॉल्यूम पहले कितना था हमारा, और बाद में कितना हो गया, उसका 8 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो जब इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट हुआ ना, तो इंक्रीमेंट इन परसेंटेज किसमें, जब हम लोग इन परसेंटेज में निकालते हैं तो क्या करते हैं, पहले देखिए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया है। तो कितना बढ़ गया, पहले बी आई था, अब 8 BI हो गया। कहने का मतलब है कि 7 भी इंक्रीमेंट हुआ, कितने पे, बी पे, बी पे 7 B का ही तो इंक्रीमेंट हुआ है, और इनटू में 100%। क्लियर, समझ में आया, अभी भी नहीं आया। देखिए पहले v होगा, पहले वाला वॉल्यूम कितना था, v था, और इंक्रीमेंट कितना हो गया है, 8 BI, 8 BI हुआ ना। तो पहले b या v फर्स्ट मान लेते हैं, चलिए v फर्स्ट है आपका, तो ठीक है। इंक्रीमेंट कितना हो गया, 8 गुना हो गया, यानी 7 BI बढ़ गया ना उसका। और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100% का हमने करा दिया मल्टीप्लाई। अब देखिए ये बी फर्स्ट से बी फर्स्ट कैंसिल, इधर कितना आ जाएगा, 7 × 100%, एंड 7 × 100% का मतलब 700% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, सही है। चलिए हो, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, इफ 4 tan θ = 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार ये आ चुका है, हमारे प्री बोर्ड के पेपर्स में भी कई बार आया हुआ है। तो देखिए 4 tan θ = 3, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 4 tan θ = 3, इफ 4 tan θ = 3 देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, ठीक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 4 tan θ = 3 दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो फोकस। देखिए 4 tan θ = 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से tan θ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan θ की वैल्यू हमारा आ जाएगा 3/4। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक, वो भी तरीका सही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे, सिंपल वाला, क्योंकि ऑप्शन में हमको तो टिक करना जल्दी से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, tan की वैल्यू दी गई ना, तो tan बना लेंगे। tan कैसे बनेगा, अगर हम इसमें cos का डिवाइड करा दें तो sin अपॉन cos हो जाएगा, cos का डिवाइड करा देंगे तो यहाँ tan बन जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos थीटा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, दोनों में हम cos थीटा से डिवाइड करा देते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा,
4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब कॉस से कॉस कैंसिल, इधर कॉस से कॉस कैंसिल, ये साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा 10, तो इधर आ जाएगा 4 tan थीटा माइनस 1 एंड यहाँ आ जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। सही है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 10 का वैल्यू कितना दिया हमको 3/4, तो 4 इंटू 3/4 माइनस 1 एंड इधर आ जाएगा 4 इंटू 3/4 प्लस 1। ये 4 से ये कैंसिल आउट, ये 4 से ये कैंसिल आउट, तो इधर बचा 3 माइनस 1 एंड इधर बचा 3 प्लस 1। तो 3 माइनस 1 होता है 2, 3 प्लस 1 होता है 4, इट मीन्स आंसर आएगा हमारा 1/2। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इज अ डाउनवर्ड पैराबोला इफ। ठीक है, तो ग्राफ के बारे में बताया था मैंने, देखिए क्या होता है। ठीक है, पैराबोला या तो इधर होगा या तो इधर होगा। आप डाउनवर्ड और अपवर्ड ही रखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अपवर्ड। ये क्या हमारा अपवर्ड एंड ये क्या हमारा डाउनवर्ड। तो कंडीशन क्या होती है ध्यान से देखिएगा, अपवर्ड कब होगा जब a इज ग्रेटर देन 0 एंड डाउनवर्ड कब होगा व्हेन a इज लेस देन 0। तो यहाँ पूछ रहा है अप सॉरी डाउनवर्ड पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी a इज लेस देन 0, बस इतना सा है। क्लियर। फाइंड द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास। क्या निकालना हमको मॉडल क्लास निकालना, तो बहुत ही सिंपल है। बट हमने देखा यहाँ तो क्लास ही नहीं दी गई है, तो पहले हम बनाएंगे इसमें क्लासेस। ठीक है, तो क्लासेस बना देते हैं। तो ये रहा क्लासेस। चलिए क्लास क्या होगा देखिए, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। तो जब भी ये कंडीशन आती थी तो हमने कहा है हमेशा स्मॉल वाली वैल्यू की तरफ से आपको स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना है स्मॉल वाली वैल्यू की तरफ से आपको स्टार्ट करना है। पहले अच्छा पहले क्लास बना लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जब भी इस तरह का फॉर्म दिया गया है तो हमको जो भी वैल्यू दी गई है वो हमको दी गई है उसकी CF, और हमको निकालना पड़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी, तभी तो हम आंसर दे सकते हैं भाई। मॉडल का मोड जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसी को तो मोड बोलते हैं, और उसके बेस पे हम लोग मॉडल क्लास को चूज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। पहले हम बना लेते हैं क्लासेस। तो क्लासेस क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। सही है। चलिए अब उसके बाद हम लोग निकालते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिएगा फ्रीक्वेंसी निकालते समय 3, देखिए जब फ्रीक्वेंसी दी गई होती है और CF निकालते हैं तो हम लोग सिंपली ऐड करते हैं, बट CF से F निकालते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा जिधर भी कम वैल्यू होती है उधर साइड से स्टार्ट करना है। तो 3 है तो 3 का यहाँ पे लिख देंगे 3। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 12 माइनस 3 हमारा आंसर आ जाएगा इधर 9। अब 27 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 15 एंड 57 माइनस 27 करेंगे 57 माइनस 27 तो कितना आएगा 20 30 एंड 75 माइनस 57 ये 15 18 एंड इस साइड आएगा 80 75 यानी कि 5। क्लियर। तो ये निकल के आ चुकी है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमको निकालना है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है बताइए। तो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी ये 30 की। किसकी है 30 की है। ठीक है,
किसकी है? 30 की है। तो इसी के सामने जो होगा हमारा क्लास कौन सा हो जाएगा? 32 40। तो जो हमारा क्लास होगा वो भी हो जाएगा 32 40। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, जब भी डाटा इस फॉर्म में होगा तो उसका बगल में जो भी होगा वो हमको सी एफ दिया गया होगा। क्या दिया होगा? सी एफ। तो पहले तो हमने क्लास बना ली, क्लास बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सी एफ से हमको निकालना पड़ेगा एफ, बिकॉज मोड निकालने के लिए हमको उसका फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए, कौन सा फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, उसी को तो मोड बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, तो सी एफ से एफ निकालते हैं तो माइनस करते हैं। तो मैंने सिंपल ट्रिक बताई है कि जहां पर भी छोटा वैल्यू दिखे आपको उस साइड से माइनस करना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ 3 था, हमने 3 लिख दिया, फिर 3 माइनस 12 तो करें, 12 माइनस 3 कर दिया 9 आ गया, 27 माइनस 12 कर दिया 15, ऐसे माइनस करते करते ये आ गया। अब हमने देखा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 30 की। तो उसके सामने वाला मॉडल क्लास कौन है? 32 40। तो ये हो गया इसका मॉडल क्लास। ओके, चलिए। The value of k for which the pair of linear equations has no solution। ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन दी गई है और कंडीशन क्या है? नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए प्रोपोर्शन क्या बनता था? आपको पता होना चाहिए तभी आप इक्वेशन कर पाएंगे। तो नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन इट मीन्स लाइन्स पैरेलल है। पैरेलल लाइन के लिए रेशियो बनता था हमारा a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ये। अब देखिए इक्वेशंस क्या है, हम साइड पे पहले इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3। ठीक है, इधर आ जाएगा हमारा 12x प्लस के वाई इज इक्वल टू के। तो ऐसे अगर हम सबकी वैल्यू निकालेंगे तो देखिए a1 हमारा आ जाएगा के, b1 हो जाएगा 3 एंड जो C1 है वो हो जाएगा हमारा माइनस के एंड प्लस का 3, बिकॉज इसको हम इधर लेफ्ट साइड भेजेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से A2 हमारा हो जाएगा 12 एंड जो B2 हो जाएगा के एंड हमारा C3 ये भी हो जाएगा माइनस का के। वही इसको हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे। सारी वैल्यूज आ गई। अब देखिए रेशियो दिया गया था हमको, क्योंकि पहले ही बोल रखा उसने कि नो सॉल्यूशन होंगे, तो यही रेशियो में वैल्यूज पुट करके देख लेना है। ठीक है, तो देखिए इधर के अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन के इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इज इक्वल टू माइनस के प्लस 3 अपॉन माइनस का के। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये दोनों मतलब इन दोनों को साथ में लेकर के रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, क्रॉस करा देते हैं। के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 जा 36, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, यानी के इज इक्वल टू रूट 36 एंड इसकी जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारी प्लस माइनस 6। क्लियर? जो भी वैल्यू आ रही है वो आ रही है प्लस माइनस 6, बट ऑप्शन में अभी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे साइड में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बार इन दोनों का रेशियो लेकर के देखते हैं। तो देखिए कितना लिखा है, इस देखिए इस वाले के से ये वाला के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का के प्लस का 3। क्लियर? अब क्या करते हैं, हम इस 3 को उधर साइड भेज देते हैं। तो देखिए माइनस का 3 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 3 हो गया एंड इस साइड बचा माइनस का के, माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी जो के की वैल्यू आ गई वो यहाँ से आ गई 6। ठीक है, यहाँ से क्या था, के की वैल्यू प्लस की 6 भी हो सकती है, माइनस की 6 भी हो सकती है, एंड यहाँ से क्या आ रहा है कि के की वैल्यू 6 होगी। इट मीन्स जो के का आंसर होगा वो कौन सा है, 6 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 वाला। बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दिस जो है वो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, if the perimeter of one face of a cube is 20 centimeter, if the perimeter of one face of a cube, ठीक है, then its surface area। ठीक, हमको सरफेस एरिया निकालना है। देखिए क्या क्या रहा है, एक क्यूब है, क्या क्यूब, तो क्यूब का फिगर यहाँ से मिल जाएगा क्या, क्यूब 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 कहाँ है, ठीक,
ठीक है, एक क्यूब है हमारा। अब वो क्या कर रहा है, क्यूब का एक फेस, क्यूब का एक फेस। अब क्यूब का फेस क्या होगा, देखिए ये जो एरिया है ना आपका, ये तो क्यूब का फेस होता है, ये वाला, ये क्यूब का फेस है। इसका पेरीमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। अब जो क्यूब का फेस है वो किस शेप में है, स्क्वायर शेप में, और स्क्वायर का पेरीमीटर हमारे को दिया गया है, कितना दिया गया है, पेरीमीटर 20। यानी कहने का मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया हमको, 20 सेंटीमीटर। भाई ये तो दिया गया है, ये देखिए ये चीज, और ये स्क्वायर ही तो होता है, तो ये कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या, तो 4 इंटू साइड, क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो अगर हम यहाँ से साइड निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा, यानी इट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये समझ में आया, तो जो ये क्यूब है ना, इसकी साइड कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर, 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ठीक, ये सब 5 5 आ गई ना, ठीक है। देन इट सरफेस एरिया निकालना है, क्लियर। तो अच्छा, अब हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, बताइए जल्दी से। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारा 4a²। लेकिन ये कर्व सरफेस एरिया होता है, हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, नहीं 6a², क्या होता है, 6a², क्लियर। चलिए 6a, यहाँ पे क्या, a यानी साइड, साइड कितनी निकाली हमने, 5, 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, देखिए 6, 5 का स्क्वायर 25, एंड 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, क्लियर। देखिए उसके एक फेस का पेरीमीटर दिया गया था, फेस यानी स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड, इसकी वैल्यू दी गई थी 20। तो यहाँ से साइड आ गई 5, यानी साइड ए की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a², और साइड की वैल्यू यानी ए की वैल्यू दी गई है 5, हमने सॉरी निकाली है, ठीक। तो जब निकालिए तो ए की जगह 5 पुट कर दिए, स्क्वायर होता है 25, 25 इंटू 6 150 हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए, a set of numbers consist of 3 4s 2 5s 6 6s 8 8। ओके ओके ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड में आपको दे रहा हूँ, आया समझ में। देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया, अ सेट ऑफ नंबर्स कंसिस्ट ऑफ 3 4s, 3 4s, 3 4s, यानी कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स है, उसमें 3 4 है, कितने 4 हैं, 3 4 है। देखिए ये कह रहा है 3 4 का मतलब एक, सॉरी सॉरी 3 4s है, यानी 4, 1 2 3, कितने 4 हो गए, 3 4 है। 2 5 है, 2 5 का मतलब 1 2, 2 5 है। 6 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 6, 8 8 हैं, ऐसे ही 8 8 8, ऐसे ऐसे करते 7 टेंस है, कितने टेंस है, 7 टेंस है, तो यहाँ पे 7 टेंस हम लोग लिखेंगे। तो व्हाट इज द मोड ऑफ दिस कलेक्शन ऑफ नंबर, तो हमें इसका मोड बताना, तो बताइए जल्दी से। मोड होता क्या है, मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, देखिए 4 कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स। फिर 5 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 6 कितनी बार है, 6 टाइम्स। 8 कितनी बार है, 8 टाइम्स। एंड 10 कितनी बार है, 7 टाइम्स। तो हमने देखा सबसे ज्यादा है 8, हमारा कौन है, 8, यानी 8 टाइम्स 8 रिपीट हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8, यानी इसका जो मोड आएगा वो कितना होगा, 8। बस इतना सा क्वेश्चन था, समझ में आया, ठीक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, ठीक है, एक सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी दूसरे शेप में, तो द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल, तो जो नया शेप होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, हाँ बताइए सोच के। वॉल्यूम, एरिया में नहीं पूछ रहा, वॉल्यूम में मुझे डिफरेंस पूछ रहा है। मान लीजिए आपके पास एक बॉल थी, क्या थी आपके पास, आपके पास एक बॉल थी, आपने इसको पिघलाया, गर्म किया, और इसको बना दिया ये ट्रायंगल, या कोन के ट्रायंगल के शेप में बना दिया, चलिए।
तो इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस पड़ेगा, तो वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही तो रहा, जितना आयरन इसके अंदर पहले था उतना ही आयरन तो रहा ना, तो वॉल्यूम में कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज नहीं, रिमेन अनअल्टर्ड। हाँ ठीक है, तो रिमेन अनअल्टर्ड रह जाएगा, डिक्रीज होगा नहीं, डबल होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं, रिमेन अनअल्टर्ड का मतलब सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स देन सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन के पीछे कर चुके हैं हम लोग, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, रिपीट हो गया शायद। इसके इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स कब होते हैं, देन वी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है जीरो के। ठीक है, तो हमको सी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सी को वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, सी का निकालना है तो 4a मल्टीप्लाई से कहाँ आएगा, डिवाइड में, इट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये हो गई हमारी सी की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, दो ट्रायंगल है, एंगल एफ इक्वल है एंगल सी के, ठीक कोई दिक्कत नहीं, जो एंगल ठीक है, जो एंगल एफ है वो इक्वल है एंगल सी के, बढ़िया, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ठीक बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पे क्या दे रहा है, ए बी जो है वो हाफ है डीई के, देन द टू ट्रायंगल्स आर, ठीक इन ऑप्शंस में से चूज करना, समझिए, एक एंगल, दूसरा एंगल, डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहा है, ए बी बराबर, ठीक है, तो अच्छा देखिए सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दो वर्ड आ रहे हैं हर ऑप्शन में, तो पहले आप सिमिलर का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, सिमिलर में सेम शेप होता है बट डिफरेंट साइज, लेकिन जो हमारा कॉन्ग्रुएंट होता है सेम शेप और सेम साइज, कहने का मतलब है शेप तो सेम रहता है सिमिलर में बट साइज डिफरेंट हो सकता है, तभी तो इसमें साइज का रेशियो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिएगा, ए बी जो है ना, ए बी वो डी का हाफ है, ए बी जो है वो डी का हाफ है, इट मीन्स साइडें इक्वल नहीं है। अब अगर साइडें इक्वल नहीं है तो क्या हम उस फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि साइडें इक्वल नहीं आ रही और कॉन्ग्रुएंट में साइडें इक्वल होना कंपलसरी होता है, तो साइडें इक्वल नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, क्या कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज, ठीक ये वाला ऑप्शन कट कर देते हैं, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, शायद ये हो सकता है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट ये भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट ठीक है ये भी कट कर देते हैं। अब इन दोनों में से हमको चूज करना है, क्या ये सिमिलर है, तो देखिए सिमिलर में क्या होता है, रेशियो सेम होता है, दो एंगल, तो देखिए एक एंगल, एक एंगल और ये रेशियो हो सकता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइडों का रेशियो अलग अलग दिए गए तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकता, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, क्लियर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, ठीक है देखिए अल्फा एंड बीटा, ये ना ये इस वाली इक्वेशन के 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इस इक्वेशन के जीरोस हैं, तो देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल हमको निकालना क्या, देन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स यानी कि 1/अल्फा, इसके जीरो का रेसिप्रोकल एंड इसका रेसिप्रोकल का सम निकालना है। तो देखिए करना क्या है, ये निकालना है ना हमको, तो पहले हम लेते हैं एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा एंड ऊपर आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, तो देखिए माइनस और ये माइनस यानी कि 7 आ जाएगा यहाँ पे, ए की जगह पे 5, ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा कितना होगा बताइए जल्दी से। अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा सी अपॉन ए। सी कितना हमारा 2 एंड ए कितना है 5, तो ये आ गया 2/5। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं क्योंकि हमें सम निकालना था ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 7/5। अल्फा इंटू बीटा कितना है 2/5। ठीक, तो करना क्या है 7/5। ये जो मेन डिवाइड है इसको चेंज किया है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी 5/2। 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 7/2। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलिए ओके। देन असेशन एंड रीजन। तो देखिए असेशन रीजन क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बट आपको असेशन एंड रीजन्स को एकदम शांति से थोड़ा ठंडे दिमाग से पढ़ना है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए पहला क्या है, असेशन है हमारा, ठीक है। द टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर, ठीक है, जो कह रहा है वो हम बनाते भी जाएंगे। एक सर्कल, the two tangents are drawn from an external point, then they subtend equal angle at the center। ठीक, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने ले लिया, ये यहाँ से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया एंड एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, ठीक है। देन दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, इससे जो सेंटर पर एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? तो नहीं भाई, बिल्कुल इक्वल नहीं होते हैं। ये इक्वल होते हैं क्या, बताइए क्या होता है? इनका और इनका जो सम होता है वो 180 होता है, लेकिन इक्वल नहीं होते हैं ये। क्लियर, ठीक है। तो यानी कि असेशन तो हमारा रॉन्ग है, असेशन तो हमारा रॉन्ग है। रीजन क्या है? अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कोई ऐसे पैरेललोग्राम बना हुआ है, तो क्या ये रोम्बस होता है? तो जी हाँ, ये हमने प्रूव कर रखा है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है हमारा ये। क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, बट एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चंस में है शायद ये, ठीक है। तो हमने प्रूव कर रखा है कि जो सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग में जो भी पैरेललोग्राम बना होता है वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही है, यानी असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। असर्शन इज ट्रू, एनी ऑप्शन नंबर सी। assertion is true but reason is false। क्लियर, चलिए ओके। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर हैविंग 53 मंडे इज। क्या प्रोबेबिलिटी है एक नॉन लीप ईयर के 53 मंडेज होने की? ओके ओके, 53 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, ठीक है। एक नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? तो सर आप कहेंगे 365 डेज होते हैं। नॉन लीप ईयर है ना, अगर लीप ईयर होता तो 366 डेज होते, क्योंकि एक ईयर ये सॉरी 1 डे बढ़ जाता है हमारा फेब के मंथ में, ठीक है, जो कि अभी है, अभी पिछली जो जो महीना निकला उसमें कितने थे, 29 डेज थे ना, ये लीप ईयर चल रहा है, तो 366 डेज हो जाते। बट उसने बोला है नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब 365 डेज। क्लियर, तो 53 मंडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अच्छा एक बात बताइए मेरे को, 365 डेज, ठीक है। 7, एक वीक में कितने डेज होते हैं? एक वीक में 7 डेज होते हैं कि नहीं, ठीक है। और 7 डेज में एक मंडे होता होगा। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इन 365 डेज में 7 का क्या करा दे रहे हैं, डिवाइड। 7 का डिवाइड करा दे रहे हैं, देखिए कितना आएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 1 बचा, एंड 7 2 जा 14, ठीक है। तो देखिए 52 वीक निकल के आ गया ना, 52 वीक प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा अभी भी, 1 डे। जब हमने इसका डिवाइड कराया, 7 5 जा 35, 1 15 बचा, 7 2 जा 40, देखिए यहाँ मैं करा के दिखा दे रहा हूँ, 7 5 जा 35, 1 5, 7 2 जा 14, 1, ठीक। तो 52 ये तो वीक्स बन गया, और जो रिमाइंडर आ रहा है ये अभी 1 डे अभी भी बच रहा है। तो कहने का मतलब है एक वीक में एक मंडे होता है कि नहीं, एक वीक में एक मंडे होता है, तो 52 वीक्स में कितने मंडे हो गए हमारे, 52 मंडे हो गए कि नहीं हो गए भाई?
तो ये तो क्लियर हो गया 52 मंडे। लेकिन जो एक दिन बच रहा है हमारा, जो वनडे एक्स्ट्रा बच रहा है, उसके मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 मंडे तो क्लियर है, 52 मंडे तो होंगे ही होंगे, बट ये जो एक डे है ये डिसाइड करेगा कि 53 मंडे होंगे या नहीं होंगे। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। तो देखिए कितने मंडे ना, तो वन तो रहेगा ऊपर, भाई एक डे की बात हो रही है, टोटल कितने डेज होते हैं? 7। भाई प्रोबेबिलिटी निकालने का ये तो होता था फेवरेबल आउटकम्स ऊपर और टोटल आउटकम्स नीचे, तो 1/7। तो जो मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है ना, वो कितनी, सॉरी 53 मंडे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/7, क्योंकि 52 मंडे तो क्लियर है, लेकिन जो एक डे बचा उसमें मंडे होने की प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगी कि 53 मंडे होंगे या नहीं होंगे। तो 53 मंडेज होने की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/7। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ओके, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आता है हमारा लीप ईयर का। किसका आता है? लीप ईयर का। ठीक है, तो अगर लीप ईयर आएगा तो देखिए क्या करना है आपको, 365 की जगह 366 डेज होंगे। जब आप उसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो 52 वीक्स तो निकल आएंगे, तो कितने डेज रिमाइंडर हो रहे होंगे? 2 डेज हो गए। अब जब 2 डेज रिमाइंडर हो रहे होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 2/7। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 2/7। किसका? ये है हमारे लीप ईयर का। क्लियर? तो नॉन लीप ईयर आता है तो 1/7, एंड अगर लीप ईयर आता है तो 2/7। समझ में आया? चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 0 हैज, ओके, रूट्स बताने हैं इसके, एंड रियल है कि नहीं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट वाला कम हुआ। चलिए देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर हम कर देते हैं इसको ओपन। तो ओपन करेंगे तो कितना आएगा? एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम अच्छा ऐसे लिख दे रहा हूँ। देखिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कीजिए, आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट एक्स स्क्वायर को मान ले रहे हैं हम बाई, क्या मान ले रहे हैं? बाई। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी? देखिएगा, बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाई और स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1, 1 बन जा 1। सॉल्व करना हमको, तो रूट्स की वैल्यू निकालनी है, रियल रूट डिस्क्रिमिनेंट लगा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 1 है और सी की वैल्यू भी 1 है, तो 1 माइनस 4, इट मीन्स माइनस का 3। ये किसकी वैल्यू आई? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही? माइनस की 3। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो माइनस 3 है ना, इट इज लेस देन 0, और जब इसकी वैल्यू 0 से कम होती है तो क्या आंसर होता है? जल्दी से बताइए, क्या होता है? हाँ, नो रियल रूट्स। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? नो रियल रूट्स। क्लियर? तो बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए, पहले स्क्वायर लगा के ओपन किया, देन यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेप पे आने के बाद हमने उसको लेट कर लिया, और लेट करने के बाद इसको सॉल्व किया, यहाँ पर आने के बाद हमने ये किया, देन उसके बाद हमारा आंसर आया -3, जो कि लेस देन होता है 0 के। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो नो रियल रूट्स होते हैं, 0 के बराबर होती है 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं। पता है ना आपको? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो कर चुके, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ देखिए लीप ईयर वाला आ गया, मैंने बताया था। तो लीप ईयर वाले का आंसर कितना होगा? 2/7। पता है हमको, हम तो कर चुके हैं भाई। आप ये ट्राई कीजिएगा घर पे खुद। अरे ये हो जाए, कितना हो गया? 2/7। ठीक है, three alarms clocks rings their alarms at regular intervals of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively.
3 अलार्म क्लॉक रेगुलर इंटरवल में बजती हैं, कितनी 20 मिनट्स के बाद फर्स्ट, दूसरी 25 मिनट्स के बाद, एंड जो थर्ड वन है वो 30 मिनट्स के बाद। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, ठीक है, ठीक 12 बजे, दोपहर 12 बजे तीनों एक साथ बजी थी। अब जो पहली वाली घड़ी है वो 12:20 पे बजेगी, जो दूसरी वाली घड़ी है वो 12:25 पे बजेगी, और जो तीसरी वाली घड़ी है वो 12:30 पे बजेगी। क्लियर। अब ऐसे ही जब अगली बजेगी तो जो पहली वाली घड़ी है वो कितने बजे बजेगी, 12:40 पे। नहीं समझ में आ रहा, देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये रही हमारी वॉचेस, ये पहली वॉच, ये सेकेंड वॉच, ये थर्ड थर्ड वॉच, ठीक है। 12 बजे बजी, 12 बजे बजी थी। अब जो अगली, ये 20 मिनट के बाद बजती है ना, 20 मिनट के बाद रिंग होती है, तो ये 12:20 पे रिंग होगी। ये 25 मिनट के बाद, तो ये 12:25, एंड ये 12:30 पे। अब जो सेकेंड टाइम बजेगी, 20 मिनट के बाद बजती है ना, तो ये 12:40 पे, ये कितने पे हो जाएगी, 12:50 पे, एंड ये कितने पे हो जाएगी, 1। क्लियर। ऐसी फिर अब देखेंगे तो ये अब कितनी बार बजेगी, 1 बजे, ये आ जाएगी हमारी 1:10 पे, एंड ये हमारी हो जाएगी 1:30 पे। तो देखिए गैप बढ़ता ही जा रहा है ना, बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने टाइम पर ये दोबारा एक साथ बजेंगी। तो ये दोबारा नहीं बज रही है अब, देखिए 12 बजे तो एक साथ बजी, लेकिन फिर देखिए टाइम में डिफरेंस आता ही जा रहा, आता ही जा रहा। तो फिर आगे जा करके ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये एक साथ बजेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हो रहा, क्या हम 20 मिनट, 25 मिनट एंड 30 मिनट्स, ये 3 नंबर है हमारे पास, 20 मिनट, 25 मिनट्स एंड 30 मिनट, ये 3 नंबर है ना। तो क्या जो भी वैल्यू आएगी वो इनसे छोटी आएगी, क्या इनसे बड़ी आएगी, खुद का दिमाग लगा के थोड़ा सोचिए आप। जो भी वैल्यू आएगी वो 20, 25 और 30 से छोटी आएगी क्या, जी नहीं भाई, उससे ज्यादा ही तो बजेगा। 20 मिनट के बाद ही तो कोई नंबर आएगा ना, 60 मिनट हो सकता है, 120 मिनट आ जाए, हो सकता है 220 मिनट आ जाए, तो उससे बड़ा ही आएगा। और जब भी बड़ी वैल्यू निकालनी होती है तो हम लोग निकालते हैं उसका LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और जब भी कोई वैल्यू उससे छोटी निकालनी होती है तो हम लोग निकालते हैं उसका HCF। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसका LCM। क्लियर हुआ। चलिए, तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे, तो तीनों को आप एक साथ में निकाल सकते हैं, वरना अलग अलग निकाल लीजिए। देखिए 2 10 जा, एंड 2 5 जा, एंड 5 बन जा। तो जो 20 के फैक्टर आया है वो आया हमारा 2 इंटू 5। चलिए 25 का देख लीजिए, 5 5 जा, 5 बन जा। तो जो हमारा 25 का आया है वो आया है 5:2। 30 का देख लीजिए, 2 15 जा, एंड 3 5 जा, एंड 5 बन जा। तो हमारा जो 30 का आया है वो आया है 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें निकालना है इसका LCM। तो LCM कैसे निकालते हैं जल्दी से बताइए, क्या होता है एलसीएम का मतलब। पहले तो कॉमन देखते हैं, कॉमन वाले ले लो। तो हमको तो कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा, 5 कॉमन दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 5 की पावर 2 ले लिया, ठीक, ये तो ले लिया। और और कुछ तो कॉमन ही नहीं आ रहा, तो क्या करना है, हमें हाईएस्ट पावर ले लेनी है सबकी। तो देखिए 2 और 2 यानी 2:2 भी पकड़ लो, एंड 3 भी बच रहा बेचारा, इसको भी ले लो लपेटे में। ये देखो सब आ गया, 5 5 जा 25, इधर 4 इंटू 3, 25 4 जा 100 मल्टीप्लाई बाई 3, इट मीन्स 300। 300 क्या मिनट्स, 300 क्या मिनट्स में आ गया, ये किस में आ गया हमारा, मिनट्स में आ चुकी है वैल्यू ना। बट हमको तो यहाँ पे टाइम बताना है, तो देखिए 300 मिनट्स, ठीक है 300 मिनट्स हो गया ना। तो देखिए 300 मिनट्स का क्या मतलब है, 60 का इसमें डिवाइड कराएंगे तो 6 से ये कैंसिल आउट हो गया, एंड 6 5 जा 30, इट मीन्स 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के बाद ये दोबारा बेल बजेंगे एक साथ में, तो 12 बजे, 12 बजे एक साथ बजी थी ना, तो 12 बजे के 5 घंटे बाद, यानी इट मीन्स कितने बजे, 5 बजे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 PM। कितना हो जाएगा, 5 PM, क्योंकि 5 आवर्स के बाद ये एक साथ बजेंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 PM। तो देखिए क्वेश्चन में था क्या, हमको ये पता करना होता है कि HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है।
तो यहाँ से हमने पता किया एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आई है वो मिनट में आई है। उसने हमसे टाइम पूछा, तो पहले हमने उसको घंटे में यानी आवर्स में चेंज किया, 5 आवर्स आ गया। तो अगर 12 बजे एक साथ बजी थी तो उसके 5 घंटे बाद यानी कि 5 बजे 5 पीएम को वो दोबारा एक साथ बजेंगे, तो आंसर हो गया हमारा 5 पीएम। ओके, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर of dependent linear equation minus 5x plus 7y equal to the second equation can be डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी सेम टू सेम। क्या सेम टू सेम, बस उनके इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। इक्विवेलेंट नंबर निकालना सीखा था ना हमने, मल्टीप्लाई कराते रहते थे, वही सब यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूं, पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन। देखिए कितनी है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। तो इसकी जो डिपेंडेंट होगी, तो देखिए जैसे इसका इंटू करा देंगे तो ये बन जाएगा 10x, ये हो जाएगा 14y, एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर। तो सब देखिए इसी फॉर्म में। अगर मान लो यहाँ पे कहीं 15 होता तो हम इसको ये भी लिख सकते थे, 5 3 जा 15x प्लस 7 3 जा 21y प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 6, ये भी हो सकती थी। बट इस टाइप का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इस पे हम दिमाग क्यों लगाएं, हम सीधे यहाँ पे आ गए। तो देखिए इस फॉर्म में क्या कोई इक्वेशन दी गई है, तो माइनस का तो ये तो होगा नहीं, माइनस ठीक ये भी नहीं होगा। इन दोनों में देखिए माइनस का 10x, माइनस का 10x प्लस का 14y, प्लस का 14y प्लस का 4 आ रहा, ना ना ना। हम्म, एक मिनट, ये भी नहीं होगा, एंड ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा इसमें। एक मिनट, ठीक, हाँ देखिए देखिए, फंसाने वाला क्वेश्चन है भाई। एग्जामिनर खेल रहा है यहाँ पे आपके दिमाग से। देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन आया वो कितना है इक्वेशन, माइनस का 10x प्लस का 14y इज इक्वल टू 4। तो अब आप कहेंगे कि भाई ऑप्शन में तो ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन में तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन देखिए इस वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, क्या ये आंसर नहीं। देखिए देखिए क्या किया है इसने, इन दोनों वैल्यूज को इस साइड किया है और इस वाली वैल्यू को इस साइड किया है। जैसे इसको हम अगर उस साइड भेजेंगे तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो देखिए 10x, ये प्लस का 14 उधर जाके माइनस का हो गया। क्लियर। एंड जो 4 इधर प्लस का था, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये ही तो है ऑप्शन, ये वाला। क्लियर हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ठीक है, हाँ, तो एग्जामिनर खेलेगा यहाँ पे आपके दिमाग से। तो आपके दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई खेल के ना जा सके। ठीक है, दिमाग को भी और दिल को भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। If alpha and 1 upon alpha are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा इसके जीरोस हैं, तो तुमको c की वैल्यू निकालनी है। और सिंपल, देखिए रिलेशन क्या होता है, रिलेशन देखिएगा आप। एक हमने पढ़ रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, एंड एक पढ़ रखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। हमको सी की वैल्यू निकालनी है, यानी इस वाले से तो हमें इतना लेना देना है नहीं। इधर आ जाते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और इसके अल्फा इंटू बीटा ये क्या है भाई, इसके जीरो ही तो है, यानी ये हमारा इसका अल्फा है और ये उसके लिए बीटा। तो देखिए अल्फा की जगह अल्फा, बीटा कितना उसका 1 अपॉन अल्फा, सी की वैल्यू कितनी है सी, ए की वैल्यू कितनी है ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट। ठीक, कितना बचा 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई है, सॉरी ए डिवाइड में, उसको साइड भेजेंगे हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए इज इक्वल टू सी। ये ऑप्शन अगर आपको कहीं दिख रहा है तो आप टिक कर दीजिए। तो सी की वैल्यू निकाली, तो सी की वैल्यू कितनी आई है ए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, 2400, 2400, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। ठीक, तो इनमें से कौन सा होगा जो इसका एचसीएफ नहीं होगा, जल्दी से बताइए, 5 सेकेंड है आपके पास, बताइए आंसर। आया आंसर। देखिए एक चीज बताई थी ना, कि जो एचसीएफ होता है, कि जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। याद रखिए इसको, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम का
फैक्टर होता है, यानी जो भी एचसीएफ होगा ना वो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा होगा। उसने पूछा है कैन नॉट, कौन सा नहीं है। तो देखिए क्या ये 300 इसको डिवाइड करेगा, तो 3 8 जा 24 करेगा, तो ये तो है। 4 4 6 जा 24, ठीक है ये भी है। 500 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, करा के देख लो। 5 4 जा 20, 4 बचा, 5 8 जा 40, 0। ठीक है ये भी हो जाएगा, एंड 6 भी, 6 4 जा 24, ठीक सारे हो जाएंगे। क्या गड़बड़ हो रहा है, 3 8 जा 24, डबल जीरो ये भी डिवाइड हो गया। 4 6 जा 24, डबल जीरो ये भी हो जाएगा। 500 सॉरी सॉरी 500 है ना, क्या कर रहा हूँ मैं भी, ये ना 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 से नहीं कटेगा ना, हाँ तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला, यानी 500 जो है ये इसका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, the rational form of 0.254 is in the form of p upon q, then p plus q is p plus q। ठीक है देखिए नंबर हमको दिया गया है 0.254 एंड 54 के ऊपर है 12 हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि जो पॉइंट है ना ये इस फर्स्ट डिजिट के बाद ले आइए आप। ठीक, तो हम क्या करा देंगे 10x का मल्टीप्लाई, यानी इसको अगर हम x मानते हैं तो जो दूसरा नंबर बन जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 2.54 एंड 54। ठीक, ये जो नंबर होगा ना इसी को हम लोग मानते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। इतना बात समझ में आया। ठीक, अब हमने देखा दो डिजिट के ऊपर बार लगा था, तो अब हमें दो डिजिट के ऊपर बार लगा था यानी 100 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा दूसरी इक्वेशन के लिए। तो जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1000x इज इक्वल टू, जब 100 का मल्टीप्लाई कराए तो पॉइंट दो डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 254.54। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को कर देंगे माइनस। इक्वेशन नंबर 2 क्या हमारी 1000x 254.54, इधर हमारा क्या है x सॉरी 10x, 10x इज इक्वल टू 2.54। क्लियर, अब हम जब इनको माइनस करेंगे तो मार्क चेंज, क्लियर मार्क चेंज, तो 1000x में से 10x जाएगा तो कितना बचेगा 990x इज इक्वल टू 54 0, एंड इधर आ जाएगा हमारा 252। क्लियर, इधर तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 252 अपॉन 990। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं हम। देखिए करिए कैंसिल आउट, कैसे चला जाएगा 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 2 से कट करते हैं, किससे 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, देखते ना जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, फिर 3 से, ठीक 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो हमारा जो x का वैल्यू है वो आ गया है 14 अपॉन 55। क्लियर, ठीक है। अच्छा ये किस फॉर्म में, ये तो हमारा p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया ना, तो अगर तुमसे पूछें कि p का वैल्यू कितना, तो p का वैल्यू है ये, एंड इसका वैल्यू ये, हमको निकालना क्या था p प्लस क्यू, वही ये तो फाइंड करना है, तो p का वैल्यू कितना हमारा 14 एंड q का वैल्यू 55, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 69। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए ओके, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक एक टेबल दी गई हमको, एंड द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास। अच्छा देखिए मीडियन क्लास निकाल लीजिए, मॉडल क्लास निकाल लीजिए, देन उनका सम हमको बताना है, सॉरी उनकी अपर लिमिट का सम बताना है। ठीक है, जो भी क्लासेस आएंगी उनकी जो भी अपर लिमिट होगी
उसका सम हमको बताना। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टेबल बना दूं क्या? देखिए, अच्छा इधर देखिए, क्लास क्या है, ये हो गई क्लास, ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। क्लास क्या है, 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 एंड 32 से 40। ये क्या हो गया हमारा, 12, 26, 10, 9 एंड 15। ठीक है, क्लास हो गई और फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा समझिए, हमको निकालना था मॉडल क्लास। मॉडल क्लास तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 10 की। सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 26। यानी जो क्लास हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, ये ये जो हो गई, ये क्या हो गई हमारी, मॉडल क्लास। क्लियर, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है ना, तो ये होगा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास तो हमारे को निकल आ गया। अब हम लोग निकालेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे निकलता है हमको ये बताइए। तो मीडियन, मीडियन हम लोग निकालते हैं सी एफ। क्या निकालते हैं, सी एफ। तो पहले हम इसका सी एफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं इसका, सी एफ। सी एफ कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी से सी एफ ऐड कर करके, तो 12, 12 का 12, 12 और 26 कितना हो जाएगा, 36 एंड 38, 38 और 10, 48, 48 और 9, 57, 57 और 15, 67 एंड 72। और इनका जो सम होता है उसी को तो हम लोग बोलते हैं ना भाई। अच्छा, सॉरी सॉरी, मिडिल क्लास हो गया, ये निकाल लिया ना हमने। अब देखिए इनका सम भी कितना आना चाहिए, 72 ही आना चाहिए, तो सही है, बना गलत है। देखिए 6 2 8, 8 8 और 8 16 17, 17 और 5 22 का 2 करी लगा 2, 2 और 1 3, 3 4 5 6 और 1 7। देखिए क्लियर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो n है, n का वैल्यू कितना आ गया, 72। हम मिडिल क्लास निकालते कैसे थे, n का हाफ करते थे, तो जो n का हाफ आएगा वो कितना आएगा हमारा, 72 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब 36 देखते हैं, 36 से जस्ट बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, नहीं 36 से, हाँ 36 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सी एफ। कौन सी है, सी एफ ही है ना। 36 से जस्ट बड़ी सी एफ देखते हैं, तो सी एफ भी यही आया, तो कहने का मतलब है यही हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास भी यही हो गई। अब मीडियन क्लास भी यही, मॉडल क्लास भी यही। उसने बोला था द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट कौन सी होती है, ये आगे वाली अपर लिमिट, पीछे वाली लोअर लिमिट। तो आगे वाली अपर लिमिट कितनी है, 8। ठीक है, मीडियन क्लास की भी अपर लिमिट कितनी है, 8। इन दोनों का सम बताना था, 8 और 8 16। इट मीन्स हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ 2 एंड वाई, 2 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा हमारा x। कितना होगा, x होगा, क्या होगा यहाँ पे, x होगा। ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 99x प्लस, ठीक 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 ठीक। देखिए सिंपल क्वेश्चन बता भी रखा है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। ठीक, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। क्या दिख रहा है, देखिए x का कोफिशिएंट 99, y का कोफिशिएंट 101। क्लियर, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं, जो y का कोफिशिएंट 101 इसमें था वो इसमें x का बन गया है, और जो x का कोफिशिएंट 99 इस वाली इक्वेशन में था वो यहाँ पे y की कोफिशिएंट बन गया है। तो जब भी कोफिशिएंट आपस में इंटरचेंज हो और वैल्यूज बड़ी बड़ी हो, तो आपको क्या उनको पैसे सॉल्व करना है, क्या हम लोग एलिमिनेशन लगा सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है ना, इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो एक बार इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एक बार आपको ऐड करना एक बार ऐड करना है और एक बार इनको माइनस करना है। ठीक, तो पहले हम इनको करते हैं ऐड, यानी इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 200x 200y
ये हो जाएगा हमारा 1000। क्लियर। यहाँ से हम 200 कॉमन ले रहे हैं, तो इधर से बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, एंड ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। ऐसे ही सेम इनको हम एक बार माइनस करेंगे, तो देखिए इक्वेशन नंबर बड़ी कौन सी, ठीक 2 में से 1 को माइनस कर दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। आप वैसे भी कर सकते थे, आंसर सेम ही आता। ठीक है, तो 101x 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, एंड 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इनको क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो मार्क चेंज हो गई, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो 101x माइनस 99x यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2x प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 501 यानी 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई बराबर 1, एंड इट इज अवर इक्वेशन नंबर 4। तो ऐसा किया तो बिकॉज वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी थी, डायरेक्ट अगर हम लोग एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज करते तो बहुत ही बड़ा होता, कैलकुलेशन गलत हो सकती थी। ऐसा करने से क्या हुआ, उन इक्वेशन को हमने ये देखे कितनी सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब यहाँ पर हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे यूज, एलिमिनेशन। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दे रहे हैं। तो जब माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करो, तो बाई से बाई कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई वो आ जाएगी हमारी 3, x की वैल्यू 3। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर कहीं भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 2। तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, इट इज अवर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इफ 2 sin 2 थीटा बराबर √3, 2 sin 2 थीटा बराबर √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। गड़बड़ है क्या क्वेश्चन, देखिए देखते हैं करके। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, 2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, अब साइन में देखिए, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए। sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 60। ठीक है, तो साइन से साइन हमारा, इसको कंपेयर कराएंगे तो 2 थीटा की वैल्यू आ गई 60। कैंसिल नहीं करना है, कैंसिल कभी भी मत करना पेपर में, ये सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7 हैज द पेयर ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, हमको बताना है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 यानी ये x एक्सिस पे है, y इक्वल टू 7 यानी ये भी x एक्सिस पे ही है। क्लियर, देखिए बहुत ही सिंपल, y इक्वल टू 0 है यानी कि ये जो पॉइंट है ये किस पे है, y एक्सिस पे, मान लीजिए ये y एक्सिस है, तो y इक्वल टू 0 यहाँ पे मिल रहा होगा। क्लियर, x एक्सिस पे तो है ही नहीं। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन ऑफ इक्वेशन उसकी वैल्यू y इक्वल टू -7 है, देखिए ऊपर प्लस की होती है नीचे माइनस की होती है, तो मान लिया हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन यानी एक दूसरे के ऊपर ही तो आ रही हैं, दोनों y एक्सिस पे ही तो है, यानी कि ये कौन सी लाइन है, को इंसिडेंट लाइन।
और कोइंसिडेंट लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इन्फिनेटली। तो वन सॉल्यूशन होगा नहीं, टू सॉल्यूशन होगा नहीं, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब देखिए एपी का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू एपी हैज, एक मिनट, ठीक है, टू एपीज हैज द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दो एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, बढ़िया। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। ठीक है, इस एपी में भाई दो एपी है ना, देखिए ऐसे समझिए, एक एपी को हम स्मॉल मान लेते हैं और एक को हम कैपिटल वाले टर्म से लेंगे। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1 एंड दैट ऑफ द अदर इज -8। ठीक है, तो ये वाली जो एपी है, इसका जो फर्स्ट टर्म है स्मॉल ए तो होगा, तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? -1। एंड जो इसका फर्स्ट टर्म है यानी कैपिटल ए ले ले रहा है, इसका है हमारा -8। कोई दिक्कत नहीं। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म। अच्छा, इनके फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस तुमको बताना है, समझिए। फोर्थ टर्म, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? A4। इसका फोर्थ टर्म क्या होगा? A4। ठीक है, हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमको निकालना है A4 माइनस A4। कोई दिक्कत? A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A4 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 3D। बोलो, माइनस लगाया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D। अच्छा, डी, डी हम लोग नहीं रखेंगे बिकॉज डी तो सेम है ना, जो डी है वो सेम है, इसमें भी यही डी है और इसमें भी यही डी है, तो डी में हम लोग कैपिटल और स्मॉल नहीं लेंगे, डी सेम चल रहा है। ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे ए प्लस 3D माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो मार्क साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3D से ये 3D कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस ए आ गया। स्मॉल ए का वैल्यू कितना था हमारा? -1। कैपिटल ए का वैल्यू कितना था? -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, देखिए लिखते जाइए आपको समझ में आएगा। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक भाई, सच दैट 2AB इक्वल टू डी, BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड EF। ठीक है, तो देखिए जो भी साइडें दी गई ना, इनको गौर से देख लीजिए। अब हम इनका अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे AB अपॉन DE इक्वल BC अपॉन EF एंड CA अपॉन FT। क्लियर? ठीक है, तो AB है यानी हाँ, DE है ठीक है, BC है बढ़िया, EF है बढ़िया, यानी इनसे मतलब है, इस वाले से मतलब नहीं है, तो इसको हटा दो, इनसे मतलब रखो। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए 2AB बराबर DE, ठीक, तो 2AB इक्वल टू DE है ना। BC की वैल्यू 8 दी गई, BC की वैल्यू कितनी है? 8 है। EF हमको पता करना, तो यहाँ से देखिए AB की वैल्यू कितनी निकल आएगी? DE अपॉन 2 कितनी आ गई? AB की वैल्यू, अच्छा सॉरी DE की वैल्यू कर दो ना 2AB, यार क्या मैं भी, तो इधर कितना आ गया? AB, और DE की जगह पे कितना लिख दे रहा हूँ मैं? 2AB। इस AB से ये भी कैंसिल आउट, कितना बचा? 1/2 इज इक्वल टू 8/EF। क्रॉस करा दो तो कितना आ जाएगा? EF इज इक्वल टू 8 2 जा 16 सेंटीमीटर, एंड दिस इज अवर आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? चलिए ओके, तो अब आगे के क्वेश्चंस आज हमने किए कितने? टोटल 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपकी लमसम 5 वीडियो या 4 वीडियो आएंगी, उन 5 या 4 वीडियो में आपके पूरे 200 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे, और ये आज और कल 2 दिन में चारों की चारों वीडियो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो 200 MCQs जो कि पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड है, यही क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, और अगर ये नहीं आएंगे तो इस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो इन सभी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में।